ओके आज रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज हम करेंगे जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा कलेक्शन मेथड। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन का आंसर देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये आंसर आया क्यों, कारण कॉज उसका पता होना चाहिए। तो उसको भी आज थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा कलेक्शन मेथड। ऐसे कौन से मेथड है जिनसे आप डेटा कलेक्शन या डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा आपको मिल सकता है, चाहे न्यूमेरिकल डेटा चाहे नॉन न्यूमेरिकल डेटा, मतलब क्वालिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा। तो ऐसे कौन से डेटा कलेक्शन के टूल हैं इन चारों में से जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है केस स्टडी। देखिए, केस स्टडी इज नॉट ए टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। केस स्टडी इज ए टाइप ऑफ रिसर्च अगर बोला जा सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है। इसमें आप ऐसे केस पे स्टडी करते हैं जो यूनिक या पिक्यूलियर क्वालिटी रखता होगा, उसी पे आप स्टडी करते हैं। केस स्टडी के अंदर आप डेटा कलेक्शन का कोई एक टूल यूज कर सकते हैं। तो केस स्टडी इज नॉट ए टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। दूसरा है पॉजिटिविज्म। ये फिलोसफी का पार्ट है, ये भी टूल नहीं है डेटा कलेक्शन का। फिलोसफिकल रिसर्च में आता है पॉजिटिविज्म। अनियन, प्याज इज नॉट ए टूल फॉर डेटा कलेक्शन। तो ये इंटरव्यू जो है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा गैदर कर सकते हैं, आप उससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू के अलावा और कौन कौन से ऐसे डेटा कलेक्शन के टूल हैं, इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये कुछ टूल्स हैं जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, स्कोर कार्ड, स्केड्यूल, रेटिंग स्केल, ओपन ईयर एंड एटीट्यूड स्केल। ये सारे के सारे जो टूल हैं वो इंक्वायरी फॉर्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें आप जो रिस्पोंडेंट होते हैं उससे आप इन चीजों से क्वांटिटेटिव डेटा आपको मिलता है। वैसे ही ऑब्जर्वेशन भी एक टेक्निक है डेटा कलेक्शन टूल की, चाहे आप उससे क्वांटिटेटिव डेटा ले लें चाहे आपको क्वालिटेटिव डेटा मिले। सेम ऐसी इंटरव्यू और सोशियोमेट्री। देखिए, इंटरव्यू जो मेथड है यही इसका आंसर है यहाँ पर, डेटा कलेक्शन का टूल है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चनर भी पूछ सकता है, चेकलिस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपसे पूछ सकता, ऑप्शन दे सकता है वहां पर ही। ऐसे ही साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये भी टूल्स हैं डेटा कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ। जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो क्या मेजर करता है, स्टैटिस्टिकल मेजर क्या करता है वो। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एरर होता है क्या है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, और स्टैंडर्ड एरर जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। मतलब स्टैंडर्ड एरर होता क्या है, देखो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीडियन। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड एरर मीन का भी हो सकता है, मीडियन का भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिक्स का हो सकता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी हो सकता है। मोस्टली स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को ज्यादा कवर किया जाता है या ज्यादा उसको कैलकुलेट किया जाता है। देखो, स्टैंडर्ड एरर का मतलब ये होता है कि रेफर्स टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरियस सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना होता है, स्टैंडर्ड एरर के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाला जाता है, जैसे सच एज मीन और मीडियन। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन रेफर्स टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन क्या होता है, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का मतलब होता है यदि आपके पास टोटल 100 पॉपुलेशन है, कितनी है, 100 पॉपुलेशन, तो आपका कैपिटल एन क्या हुआ, 100। इसमें से आपको सैंपल साइज जो है वो 10 ड्रॉ करने हैं। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 10 सैंपल साइज के कितने अलग अलग सैंपल बन सकते हैं इस 100 पॉपुलेशन के, तो कितने बन सकते हैं, जैसे 10 का ये बन गया, 10 का ये बन गया, ऐसे 10 का और बन गया, तो टोटल 10-10 करके यहाँ पे 10 सैंपल यूनिट बन सकती है। ऐसे बॉक्सेस 10 बन सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे सोन बन सकते हैं वहां पर। तो मान लीजिए ये आपका पहला सैंपल है 10 का, तो इन 10 का कोई ना कोई तो मीन होगा।
इनका भी कोई ना कोई मीन होगा और इनका भी कोई ना कोई मीन होगा, ये सैंपल्स का। ऐसे इनका कोई ना कोई वेरिएंस होगा, या तो इससे डिनोट कर सकते हैं या सैंपल वेरिएंस आप इससे डिनोट कर सकते हैं, और इनका कोई ना कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ऐसे ही इनका कोई ना कोई वेरिएंस होगा, इनका कोई ना कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वहां पर। तो ऐसे इसका भी होगा। तो सेम इन सबका पर्टिकुलर है। अब मैं मान लीजिए इसका मीन, इसका मीन, इसका मीन, ये सबको एक ही बॉक्स में मैं रख देता हूं। ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है, ये तीसरे वाले का, ऐसे सो ऑन आगे चलता रहेगा, जितना भी आप आगे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सबके मीन है। ऐसे ही ये जितने भी मीन है, ऐसे ही मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का भी बॉक्स बना सकता हूँ। इन सारे इसके सारे स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरे वाले का, ऐसे सो ऑन। ऐसे ही मैं वेरिएंस का ही बना सकता हूँ, मीडियन का भी बना सकता हूँ, किसी भी चीज का बना सकता हूँ। यहाँ पर S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर, ऐसे सो ऑन वहां पे। तो ये जितने भी मीन मैंने लिए यहाँ पर इस बॉक्स में, ये पहले सैंपल का मीन है, दूसरे सैंपल का मीन है, तीसरे सैंपल का मीन है। मान लीजिए ये कोई ना, ये मीन 5 हुआ, ये मीन 6 हुआ, ये मीन 7 हुआ, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। तो यहाँ इन सब की जो जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पर, तो अब ये जो मीन वाला बॉक्स है, ये कौन सा वाला बॉक्स है? मीन वाला। ठीक है, इसको कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन का। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। क्यों कहते हैं इसको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन? क्योंकि ये सभी सैंपल की हेल्प से बना है। सैंपल 1 की हेल्प से बना है, इस वाले की, इसकी भी हेल्प से बना है, इसकी भी, ऐसे सो ऑन। तो इसको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहा जाता है। ऐसे ही इसको हम बोल सकते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये सभी इसके स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन मिलके, स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलके ये भी बना है। सेम ऐसी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर क्या हुआ। इस बॉक्स में मान लीजिए हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू रखी थी यहाँ पर, जैसे 7, 6 है, 5 है, 6, ये सब मीन है, ये कोई ना कोई वैल्यू इसकी रखी है। ऐसे इस मीन से आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस भी हो सकता है इस ग्रुप का। वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस भी हो सकता है, मतलब मीन का। ये हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले इन, मान लो ये टोटल 10 हैं, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 और सो ऑन ऐसे करके, अगर इन मीनों का ग्रैंड मीन निकालना है आपने, तो कैसे निकलेगा? इन सबको ऐड करके आप डिवाइड कर देंगे जितने इनके ग्रुप नंबर है। टोटल 10 है, तो समेशन x डिवाइडेड बाई n बोल सकते हो। समेशन x क्या हुआ? 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, ऐसे करते करते डिवाइडेड बाई n कर सकते हो आप। तो वो ग्रैंड मीन निकल जाएगा इसका, इस पूरे उसका ग्रैंड मीन निकल जाएगा। ऐसे ही वेरिएंस भी निकल सकता है इस ग्रुप का, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल सकता है। तो जो इस बॉक्स का मीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कहलाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाता है। ये ध्यान रखना। इसीलिए इसे बोला जाता है कि व्हाट इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इसमें भी लिखा भी हुआ है, देखो, जितना ज्यादा आपका बड़ा सैंपल साइज होगा उतना स्टैंडर्ड एरर कम होगा। चाहे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हो, चाहे स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो, कुछ भी हो, तो सैंपल साइज बड़ा होगा तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा, अपने पॉपुलेशन का सेम रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर सैंपल साइज आपका इंक्रीजेस है, तो देखो इसमें लिख भी रखा है कि स्टैंडर्ड एरर टेल्स यू हाउ फॉर योर सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन, कितनी दूर है आपका मीन, डेविएट करता है फ्रॉम द एक्चुअल पॉपुलेशन मीन से। एक्चुअल पॉपुलेशन मीन से आपका जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है, 10 बंदों का सैंपल सिलेक्ट किया है, वो कितना डेविएट करता है। जितना एरर मतलब त्रुटि होता है, जितना स्टैंडर्ड एरर ज्यादा होगा उतना आपका सैंपल मीन जो आपके पॉपुलेशन मीन से उससे डेविएट करेगा, दूर जाएगा वहां पे। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड एरर निकालने का। ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और ये है सैंपल का साइज।
लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है। तो यहाँ पे आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके भी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाल सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी लिखा हुआ है जस्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और सिंपली स्टैंडर्ड एरर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, हाउ डिफरेंट द पॉपुलेशन मीन इज लाइकली टू बी फ्रॉम द सैंपल। पॉपुलेशन का मीन सैंपल मीन से कितना डिफर करता है। अगर आपके पास 100 पॉपुलेशन है, इसमें से आप सिर्फ 10 सैंपल कलेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपका सैंपल साइज बहुत छोटा है। हो सकता है इस 100 में से ये जो 10 सैंपल आपने ड्रॉ किए हैं ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो, उस वजह से स्टैंडर्ड एरर आएगा, चांसेस हैं आने के। तो आप अपना सैंपल साइज बढ़ा दीजिए, 100 में से आप 50 सैंपल साइज ले लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है आपके स्टैंडर्ड एरर कम आने की। तो ये भी देखिए स्टैंडर्ड एरर की एक प्रकार से डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। मैंने बताया था स्टैंडर्ड एरर अलग अलग हो सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मीन का डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मोड भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप की। इसकी कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें आपको स्टैंडर्ड एरर और सैंपलिंग एरर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर का ऑप्शन क्या होगा, देखो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर अराउंड द सैंपल मीन, नहीं ये नहीं होगा। ये बी वाला क्या बोल रहा, द एक्सटेंट टू विच सैंपल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन, यही चीज तो स्टैंडर्ड एरर बोलता है कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन की मीन से कितना डिफर करता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा, बाकी आप देखेंगे ही नहीं, देख भी सकते हैं। द क्लस्टरिंग द स्कोर्स एट each end of the survey scale, the degree to which a sample has been accurately stratified, ये भी सैंपलिंग एरर नहीं है, एरर मतलब त्रुटि होता है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैव अपॉन द सैंपलिंग एरर। देखो सैंपलिंग एरर भी एक प्रकार का एरर है, जब भी आप पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करते हैं उस समय सैंपलिंग एरर अराइज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर व्हेन यू कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। दो प्रकार के एरर अराइज होते हैं जब आप पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करते हैं। पहला होता है सैंपलिंग एरर जो स्टैटिस्टिकल एरर भी कहलाता है, दूसरा होता है नॉन सैंपलिंग एरर जो ह्यूमन एरर कहलाता है। तो देखो सैंपलिंग एरर एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं फिर आप इसके ऑप्शन देखेंगे। देखो सैंपलिंग एरर एक प्रकार का स्टैटिस्टिकल एरर ही है, और ये कब होता है ये हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी जो सैंपलिंग एरर है उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस किया जा सकता है जब आप सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं, तब आप प्रॉपर रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यूज अपनाते हैं। रैंडम सैंपलिंग टेक्निक के थ्रू आप सैंपल ड्रॉ करते हैं या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के थ्रू सैंपल ड्रॉ करते हैं, तब आप सैंपलिंग एरर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, खत्म नहीं किया जा सकता। देखो इसमें क्या लिखा है सैंपलिंग एरर के बारे में, व्हेन अ रिसर्चर और एनालिस्ट does not select a sample that represent the entire population, जब भी जो पॉपुलेशन के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव अगर रिसर्चर ड्रॉ नहीं कर पाता है तब सैंपलिंग एरर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सैंपल एरर को कम कब कैसे किया जा सकता है, जब आप साइज बढ़ा देंगे, किसका, सैंपल का साइज बढ़ा देंगे पॉपुलेशन से। 1000 आपके पास पॉपुलेशन साइज है, पहले आप ले रहे थे 50 सैंपल, अगर आप इस 50 सैंपल की जगह आप 300 सैंपल ले लीजिए, आपने साइज बढ़ा दिया, तो जब साइज बढ़ा दिया तो सैंपल एरर कम हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला भी है सैंपलिंग एरर का, Z स्कोर और ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। तो सैंपल साइज का सबसे बड़ा रोल है, इसका मतलब सैंपल साइज अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका सैंपलिंग एरर डिक्रीज होगा। तो उसमें लिखा भी हुआ है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट रिड्यूसेस द सैंपलिंग एरर। देखो उसमें लिखा है जब आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो सैंपलिंग एरर रिड्यूस हो जाता है, खत्म नहीं होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका ठीक रहेगा। इंक्रीज तो करेगा नहीं, इट हैज नो इफेक्ट द सैंपलिंग एरर, ये भी नहीं होगा, सैंपल साइज बड़ा करने से आपका सैंपलिंग एरर कम हो जाता है, नन ऑफ द अबव, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following is not a type of non-probability sampling? There are two types of sampling method. One is probability sampling method और second is non-probability sampling method. जो probability sampling method होता है
उसमें जो पॉपुलेशन है उसमें से जितने भी सैंपल हैं, तो हर सैंपल को, प्रत्येक सैंपल के पास इक्वल चांस होता है टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। ईच सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस या इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हुई। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आपके पास इक्वल चांस नहीं होता है, हर सैंपल के पास इक्वल चांस नहीं होता है, पॉपुलेशन के सैंपल के पास इक्वल चांस नहीं होता है कि वो सैंपल में आ सके, वो ड्रॉ हो सके। पहली कंडीशन। नॉन प्रोबेबिलिटी में रैंडमाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। स्नोबॉल सैंपलिंग ये प्योरली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर आता है। कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, क्योंकि ना रैंडमाइजेशन है ना इक्वल प्रोबेबिलिटी है या इक्वल चांस है सैंपल के पास, ईच सैंपल के पास टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉट ए टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये नॉन प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन a study of effect of alcohol on driving ability the control group should be given। सबसे पहले यहां पर इफेक्ट देख रहे हैं अल्कोहल का ऑन ड्राइविंग एबिलिटी। इसका मतलब अल्कोहल इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ड्राइविंग एबिलिटी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है, जब आप ये देखना चाहते हैं तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप देख रहे हैं। इसका मतलब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो अल्कोहल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ड्राइविंग एबिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पे कंट्रोल ग्रुप क्या होना चाहिए इन चार ऑप्शन में से, ये पूछा हुआ है। हाई डोजेज ऑफ अल्कोहल, देखो अल्कोहल तो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है, कंट्रोल ग्रुप मींस जिसको आप ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग या एक्सपेरिमेंट नहीं दे रहे हैं, वो कंट्रोल ग्रुप होता है। दूसरा एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसको आप ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब यहां पर उसको आप अल्कोहल देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, लेकिन कंट्रोल ग्रुप को आप कुछ नहीं देंगे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वन हाफ ऑफ द डोजेज, यहां भी आप डोज दे रहे हैं, इसका मतलब कंट्रोल ग्रुप नहीं है। अ ड्राइविंग टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, नहीं, ये भी आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं, जबकि कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो नो अल्कोहल एट ऑल, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही होगा। कंट्रोल ग्रुप को कोई भी अल्कोहल नहीं दिया जाएगा और फिर उनकी ड्राइविंग एबिलिटी का टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दैट रिमेन्स टेंटेटिव until it has been adequately tested is called। ऐसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो टेंटेटिव होते हैं, मतलब एक प्रकार से गैस होता है वो, तो ये हमेशा ध्यान रखना। हाइपोथेसिस ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन करते हैं या इंटेलिजेंट गैस लगाते हैं, किसी भी आपका जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि आप, मतलब आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि ऐसा होगा, तो वो हाइपोथेसिस में करते हैं। तो यहाँ पे टेंटेटिव वर्ड आ गया, इसका मतलब, और देखो, और इसमें क्या लिखा हुआ है, अंटिल, जब तक इट हैज बीन एडिक्वेटली टेस्टेड। और मैंने बताया था हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है, और हाइपोथेसिस के कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, हमेशा नल हाइपोथेसिस को। हम स्टैटिस्टिकल पैरामेट्रिक टेस्ट लगा के नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं। या तो इसको आप रिजेक्ट करेंगे या आप इसको फेल टू रिजेक्ट करेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू क्या आई है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टडी टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट इज कॉल्ड। मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, दो इवेंट के बारे में रिलेशनशिप आपको उसकी स्ट्रेंथ पता करनी है, तो कौन सी स्टडी बताती है? पहला है नेचुरलिस्टिक, दूसरा है कोरिलेशन, तीसरा कंट्रोल्ड, चौथा है सर्वे। सर्वे कभी भी रिलेशनशिप नहीं बताता है, सर्वे तो व्हाट इज प्रेजेंट स्टेटस को बताता है। कोरिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें दो वेरिएबल के बीच में आप रिलेशनशिप, एसोसिएशन को देखते हैं कि यदि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है
या डिक्रीज हो रहा है या उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यही तो एसोसिएशन बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। तो कोरिलेशन स्टडी आपका बी ऑप्शन सही होगा यहां पर। नेक्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट इफ टेकिंग स्टेरॉइड इंक्रीजेस मसल मास स्कोर, द मसल मास स्कोर वुड बी। मैंने बताया था, देखो आप ये देखना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में दो वेरिएबल कम से कम होने चाहिए, पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट चेक करते हैं आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो जिस का इफेक्ट चेक किया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और जिस पर इफेक्ट चेक किया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो स्टेरॉइड का आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर देखना चाह रहे हैं? मसल मास स्कोर्स पे। तो इस पर देखना चाह रहे हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये पूछ रहा है कि मसल मास स्कोर क्या हुआ, मैंने बताया डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें कहीं ऑप्शन है डी, इसका मतलब डी आपका आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। देखो स्केल ऑफ मेजरमेंट चार टाइप के होते हैं। पहला है नॉमिनल स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, डेटा आपका इन्हीं स्केल्स में होता है, तीसरा है इंटरवल स्केल, चौथा है रेशियो स्केल। देखो ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल दोनों क्वालिटेटिव होते हैं। क्या होते हैं? क्वालिटेटिव। ऑर्डिनल स्केल में हमेशा जो भी आपका क्वालिटेटिव डेटा दिया होता है वो सीक्वेंस में होता है या ऑर्डर में होता है। रैंक ऑर्डर, देखो उसमें लिखा भी हो, ऑर्डर बोल दिया, ऑर्डर से बना ऑर्डर में। तो देखो द रैंक ऑर्डर स्केल ऑफ मेजरमेंट, जैसे इसका एग्जांपल चेक करते हैं। यहां पर देखो ये यहाँ पे ये इसका जस्टिफिकेशन है। यहाँ पे देखो ऑर्डर में है वेरी अनहैप्पी, फिर अनहैप्पी, फिर ओके, फिर हैप्पी, फिर वेरी हैप्पी। देखो ये ऑर्डर में दिया हुआ है। सेम ऐसे ही ये भी ऑर्डर में दिया हुआ है। तो ये दोनों ऑर्डिनल स्केल वाले यहाँ पर डेटा है। डेटा को मैंने बताया भी था, देखो कैटेगरिकल वैल्यूज और न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव डेटा नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल में ही मेजर किया जाता है, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है क्वांटिटेटिव डेटा वो इंटरवल और रेशियो स्केल में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नॉट ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अभी ये क्वेश्चन पहले भी हुआ था रिपीट, यहां भी देख लेते हैं। ऐसा कौन सा इन चारों में से मेथड है जो डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है, जिससे आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते? क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से आप डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट के अंदर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक कोई टूल नहीं है डेटा कलेक्शन का, कोई मेथड नहीं है डेटा कलेक्शन का। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके बाद आप कोई टूल लगाएंगे तब आपको डेटा कलेक्ट मिल सकता है, डेटा आपको मिल सकता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट इज नॉट ए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट, इफ अ रिसर्च फाइंडिंग इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। जब आपने रिसर्च कर रहे हैं, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक कोई भी टेस्ट लगाया आपने, उस समय आपका जो रिसर्च फाइंडिंग आई है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपने चाहे टी टेस्ट लगाया, जेड टेस्ट लगाया, एनोवा लगाया, एनकोवा कुछ भी, अगर वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आ रही है, तब इन चार में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इज प्रोबेबली नॉट ड्यू टू द चांस। पहला ऑप्शन ये है। द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट कैन नॉट पॉसिबली बी ड्यू टू द चांस। द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इज प्रोबेबली अ चांस ऑफ रिजल्ट। द नल हाइपोथेसिस ऑफ नो रिलेशनशिप इज प्रोबेबली ट्रू। देखो जब भी आपका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है तो आप उस कंडीशन में आप नल को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तभी आपका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ये नल को आप रिजेक्ट कब करते हैं? जब नल फॉल्स होती है तभी उसे आप रिजेक्ट करते हैं। यहां तो नल ट्रू है, तो ये ऑप्शन आपका डी गलत हो गया। अब पढ़ते हैं पहले से। द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इज प्रोबेबली नॉट ड्यू टू द चांस। जो आपका रिजल्ट आया है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया, तो आप बोल सकते हो कि जो रिजल्ट आया है वो ड्यू टू द चांस, कोई तुक्के से नहीं आया है, वो एक्चुअल में जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है, ट्रेनिंग दी है, उसी से रिजल्ट आया है। ये ए ऑप्शन आपका सही होगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। द पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप प्रेजेंट बिटवीन टू वेरिएबल। देखो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन निकालने के डिफरेंट तरीके हैं। यदि आपको
आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपने रैंडम सैंपलिंग टेक्निक का यूज करके सैंपल ड्रॉ किए हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में आप पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या निकालता है? ये कर्वीलिनियर रिलेशनशिप बताता है, नॉन लीनियर, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक या लीनियर। देखो, जब भी आप प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का यूज करते हैं, वो दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को बताता है, चाहे ये वाली लीनियर रिलेशनशिप हो पॉजिटिव, चाहे ये वाली लीनियर रिलेशनशिप हो नेगेटिव रिलेशनशिप, लेकिन लीनियर को बताता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर में ही पूछे जा सकते हैं, नेट के फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। थैंक यू सो मच।